सिस्टम है जो आपके बॉडी में क्या सर्कुलेशन का काम करता है। और मैंने कल पढ़ाया था, हमें इसमें मेजर 4 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव का रक्त, और उसके बाद दूसरा कौन सा, तो आप बताओगे बच्चा ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय। तीसरा ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं। और फोर्थ नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, आपको फोर्थ नंबर पे पढ़ना है बच्चा लिम्फ के बारे में। जब ये चारों पढ़ लोगे तो आप समझना आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कौन ये कह रहा है 30 मिनट की क्लास है, एक बार जाके देख तो लो भानु जी, पूरी 54 मिनट्स की क्लास है। सुबह से 4 बार देख चुकी हूँ, लेकिन कैसे काम चलेगा, आप बहुत इरिटेट कर रहे हो। अब टेक्निकल टीम प्लीज आप इनको ब्लॉक कर दीजिए, भानु जी को। मेरे को ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए क्लास में जिनको ये नहीं पता चल क्या रहा है, लेकिन हर क्लास में जाके बस कमेंट करना है, काजल मैम ऐसा कर दी, ऐसा कर दी, ऐसा कर दी। ठीक है, देखो अंजलि कह रही है, अभिषेक कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं मैम आपने पढ़ाया है, तो आपके अकेले की नहीं चलने वाली ना। ठीक है, चलो आइए, हमने कल स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ब्लड क्या होता है, कितना होना चाहिए, कहाँ बनता है, ये कुछ बातें मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन बहुत सारी बातें अभी तो हमें जाननी बाकी है ब्लड के बारे में। तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या ब्लड के बारे में आपका क्या क्या टाइमिंग। बच्चा नहीं, आज आपकी टाइमिंग लेट करी है मैंने, बाकी आपकी टाइमिंग जो क्लास चलती है उसी टाइमिंग पे होगी। आज मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए आपकी टाइमिंग चेंज हुई है, बाकी नहीं होगी। ठीक है, चलो सुनो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है, कहाँ बनता है, कितना होना चाहिए। अब आज की क्लास में सुनो जरा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो खून होता है ना, कितना ऑन एन एवरेज, जब भी मैं बोलूंगी खून कितना होता है तो मैं कहूंगी 5 से 6 लीटर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि लड़कियों में कितना होता है, लड़कों में कितना होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो उसमें 5 से 6 लीटर खून होता है ना। चलो बच्चों, जब बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे पूछ ले कि आपका जो खून है वो किस टाइप का टिश्यू है, तो आप बताओगे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है। अब बच्चों सबसे पहले टिश्यू क्या होता है वो सुनो। जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ के एक ग्रुप बना लेती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आप टिश्यू कहते हैं। आपसे कोई पूछे व्हाट इज टिश्यू या उत्तक किसको कहते हैं, तो आपको बोलना है ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉन एज टिश्यू। यानी कि जब बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम टिश्यू यानी कि उत्तक का नाम देते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करने वाले टिश्यू, ऐसे टिश्यूज जो हमारे बॉडी में कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब आप जानते हैं हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। आज पढ़ेंगे हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो बहुत सारी सेल्स हो गई, तो ब्लड क्या है, टिश्यू है, क्योंकि सेल्स है और सेल्स बहुत सारी है तो हमने ब्लड को टिश्यू कह दिया। लेकिन मैम ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, ये किसको कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से सुनिएगा एक मेरी बात, मेरा लीवर यहाँ पे है, लीवर को कोई मैसेज पहुंचाना है, लीवर को कोई चीज पहुंचानी है, किसके पास, ब्रेन के पास। तो वो किसके थ्रू पहुंचाएगा, वो खून में डाल देगा और खून मेरे ब्रेन तक पहुंचा देगा। तो बच्चा लीवर को ब्रेन से कौन कनेक्ट कर रहा है, ब्लड यानी खून कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो आप बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। इसी के साथ मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा ही ब्लड होता है। अगर आपसे पूछ लेना कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले संयोजी उत्तक कौन से होते हैं, तो आपको बताना है वो होते हैं ब्लड होता है, क्योंकि 5 से 6 लीटर में होता है। नेक्स्ट बच्चा, आप पढ़ोगे कि ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। अब इस सेंटेंस का मीनिंग बहुत ध्यान से सुनना है, बिल्कुल कमेंट नहीं चाहिए मुझे आपका स्क्रीन पे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ब्लड को हम मीजोडर्मल अंग की उपाधि देते हैं। ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन, यानी कि एक मीजोडर्मल अंग है। अब बच्चों मीजोडर्मल ऑर्गन का मतलब क्या होता है वो सुनो। जब बच्चा माँ के वूम्ब में होता है, माँ के गर्भाशय में होता है, तो उसमें कैसे ऑर्गन्स बनते हैं, तो बच्चा सबसे पहले 3 लेयर बनती है इस तरीके से। इसीलिए हम कहते हैं हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी
यानी कि हमारे शरीर का निर्माण 3 लेयर से, 3 परतों से होता है। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनमें 2 ही लेयर बनती है, वो क्या होते हैं, वो आपका उसको आप डाइप्लास्टिक ऐसा कुछ कह देते हो, ठीक है। आपको अपना याद रखना है कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, यानी कि हमें 3 लेयर बनती है। जब हमारे ऑर्गन्स बने होंगे ना, तो पहले 3 लेयर बनी होगी और उन्हीं लेयर से आगे चलकर ऑर्गन्स बनते हैं। अब ये लेयर कौन कौन सी है, जरा ध्यान से सुनो बच्चा। सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसको कहते हैं एक्टोडर्म लेयर। इसको कौन सी लेयर, एक्टोडर्म। शायद आपने सुना होगा कभी ना कभी ये तो एक वर्ड, एक्टोडर्म लेयर। तो बीच वाली जो होती है, ये सेंटर वाली, इसको हम कहते हैं मीजोडर्म लेयर। मीजोडर्म। तो बीच वाली कौन सी हो गई बच्चा, बीच वाली होगी मीजोडर्म। और जो सबसे अंदर होती है, इसको हम कहते हैं एंडोडर्म लेयर। यानी कि हम लोगों में कितनी लेयर बनती है, 3 लेयर। इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। 3 लेयर बन गई। अब इन्हीं लेयर से आगे चल के ऑर्गन्स बनते हैं। तो बच्चा ऐसे ऑर्गन्स जो एक्टोडर्म लेयर से बने हैं, उनको एक्टोडर्मल ऑर्गन कहेंगे। जो मीजोडर्म लेयर से बने उनको मीजोडर्मल ऑर्गन, और जो एंडोडर्म लेयर से बने हैं उनको एंडोडर्मल ऑर्गन। अब ये बताओ, ब्लड का ओरिजिन कहां से हुआ, खून की उत्पत्ति कहां से हुई, तो मीजोडर्म लेयर से हुई। इसीलिए हम कहते हैं ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। और जब नोट्स बनाओ तो साइड में लिख लेना ये चीज, यहाँ पे मैं नोट डाउन करवाती हूँ आपको कि एक्टोडर्म से कौन बनेगा, मीजोडर्म से कौन बनेगा, एंडोडर्म से कौन बनेगा। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। सुनो बच्चा, एक्टो का मतलब होता है सबसे बाहरी लेयर। तो ये बाहर की लेयर ये बनाएगी आपकी आपके बॉडी की लाइनिंग, यानी कि आपकी जो ये स्किन है ना, ये स्किन यहीं से बनी है। ये जो त्वचा है ना आपकी बच्चा, ये यहीं से बनी है। इसीलिए हम बोलते हैं स्किन इज ए एक्टोडर्मल ऑर्गन। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी की जो आउटर लाइनिंग होती है, आउटर लेयर, या आप बोल सकते हो आउटर लाइनिंग। आउटर लाइनिंग का मतलब क्या हो गया बच्चा, सबसे बाहरी परत जिसको आप स्किन बोलते हो, वो यहाँ से बनी है। मीजोडर्म से कौन कौन बनता है, खून बनता है आपका, यानी कि ब्लड बनता है, और बनती है कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स का मतलब होता है बच्चा हृदय की मांसपेशियां, यानी कि वो मांसपेशियां जो आपके हृदय को बनाती हैं, यानी कि आपका हार्ट यहीं से बनता है। आप ब्रैकेट में लिख दो हार्ट। तो आपसे पूछ ले हार्ट कैसा ऑर्गन है, तो आप क्या बताओगे, हार्ट इज मीजोडर्मल ऑर्गन। ब्लड कैसा है, मीजोडर्मल ऑर्गन है। और आपसे पूछ ले बच्चा कि स्किन कैसा ऑर्गन है, आप बताओगे स्किन एक एक्टोडर्मल ऑर्गन है। अब बात करते हैं एंडोडर्म से कौन बनता है। एंडोडर्म से आपका लीवर बना, आपका यकृत बना, आपकी जो किडनी जिनको आप गुर्दे कहते हो वो भी यहाँ से बनते हैं। लंग्स जिनको आप फेफड़े कहते हो वो भी यहीं से बनती है। एक आपके गले में ग्रंथि होती है जिसको आप थायरोइड ग्रंथि कहते हो, वो भी यहीं से बनती है। इसी के साथ एक और ग्रंथि होती है जिसको आप थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि कहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चा ये सारे ऑर्गन्स यहाँ से बनते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम सब लोगों के ऑर्गन्स कैसे बने हैं। तो इन्हीं 3 लेयर से बने हैं, और इसको साइड में नोट डाउन कर लेना क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। सबसे ज्यादा मेन कौन सा है पता है, ये दोनों सबसे ज्यादा मेन है कि ब्लड और आपका जो हार्ट है उसका ओरिजिन कौन सी लेयर से हुआ है, उनकी उत्पत्ति कौन सी परत से हुई है, तो आपको बताना है वो मीजोडर्म लेयर से हुई है बच्चा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए हमने लिखा ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। अब शायद आपको इस सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया कि क्या मीनिंग होता है मीजोडर्मल ऑर्गन का, क्यों बोलते हैं हम ब्लड एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। सबको समझ में आ गई ये बात। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो ब्लड के बारे में। अब सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि खून किस कलर का होता है। आप सभी लोग बताएंगे कि मैम लाल रंग का होता है। अच्छा, आपको पता है कि हमारा जो खून है उसका एक ही कलर होता है। जब हमें गॉड ने बनाया तो गॉड ने हम लोगों में कोई डिफरेंस क्रिएट
5 लोगों का खून निकाल के यहाँ रख दूं तो आप ये नहीं बता पाओगे ये फलाने इंसान का खून है, ये उस इंसान का खून है, क्योंकि खून दिखने में एक जैसा ही होता है। हाँ, आप ऐसे पहचान कर सकते हो कि उस खून का ब्लड ग्रुप किस टाइप का है। हम खून की पहचान करते हैं कि ये इस इंसान का है या नहीं, तो उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं हम। तो बच्चा, हमारा जो खून होता है वो लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अब आपने कभी सोचा है कि खून लाल ही क्यों है? नीला हो सकता था, पीला हो सकता था, कैसा भी हो सकता था। तो बच्चा, जब भी आपके बॉडी में किसी भी टाइप का कोई कलर की बात हो रही है, रंग की बात हो रही है, तो रंग को देते हैं पिगमेंट्स। जैसे आपके बालों का कलर, आपकी स्किन का कलर, आपकी आंख का कलर, ये सब पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। तो बच्चों, हमारे ब्लड में रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसी पिगमेंट की वजह से आपका, हमारा सबका खून कैसा है? रेड कलर का है, लाल रंग का है। बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात? हमारे खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा खून लाल है। अब मैम, हमने तो सुना है हमारे ब्लड में आयरन होता है और अक्सर आयरन की कमी हो जाती है, लड़कियों में बहुत जल्दी हो जाती है। तभी बात करते हैं कि ये आयरन कहाँ से आता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में लेके चल रही हूँ मैं चीजों को, आपको समझना पड़ेगा। बच्चा, ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ना, इसको दो भागों में तोड़ते हैं हम। एक टूटता है ये हिम नाम से, हिम नाम से, हिंदी में सेम नाम है हिम। और दूसरा है ये ग्लोबिन, ग्लोबिन। और ग्लोबिन की जब बात करते हैं ना, ये ग्लोबिन क्या होता है? मैंने कहा आपके खून में हीमोग्लोबिन है। अभी हम क्वांटिटी बताएंगे कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन। सुना होगा ना, फलाना इंसान में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है ना। किसी लड़की के जब बच्चा पैदा करती है कोई लड़की, तो उस समय उसके बॉडी में आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को भी खून और आयरन देती है ना, इसलिए। तो अभी बात करेंगे हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। बच्चा, हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है, और ये पिगमेंट हमेशा कलर यानी रंग देते हैं। ठीक है, और हीमोग्लोबिन को हम दो भागों में तोड़ देते हैं, हिम प्लस ग्लोबिन। ये हिम क्या है? ये हिम आयरन कंपाउंड है बच्चा। ये आयरन से बना हुआ यौगिक है, ये लोहे से बना हुआ यौगिक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे खून में आयरन पाया जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? हमारे खून में आयरन पाया जाता है। और आप जानते हैं कि जब आयरन को हम ऑक्सीजन दे देते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। आपने जंग लगते हुए देखा है? लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो लोहा किस कलर का हो जाता है? रेडिश कलर का हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है। मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको इंट्रोडक्शन में कि हम ऑक्सीजन गैस पे ही जिंदा रहते हैं। हमारे खून में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन आयरन से मिला तो आपके खून के अंदर कैसा रिफ्लेक्शन आएगा? लाल कलर का आएगा। इसीलिए बुक्स वाले लिख देते हैं कि हमारे खून का लाल रंग आयरन की वजह से होता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। आपसे कहते हैं हमारे खून का लाल रंग किसकी वजह से? कौन से पिगमेंट की वजह से? तब आप कहोगे हीमोग्लोबिन की वजह से। अब बच्चा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है। हमारे खून में जो आयरन होता है वो Fe+2 की फॉर्म में होता है। Fe+2 को कहा जाता है फेरस, यानी कि हमारे खून में जो आयरन होता है वो फेरस की फॉर्म में होता है। आपने अगर इतनी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो फेरस, फेरिक, पर फेरिक 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की। नहीं पढ़ी तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए सुनिएगा, मैंने कहा हीमोग्लोबिन में हिम नाम का जो पिगमेंट है वो आयरन कंपाउंड है, वो आयरन से बना हुआ यौगिक है। और आयरन से बना हुआ यौगिक है तो आयरन कौन सी फॉर्म में है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? तो Fe+2। ये क्वेश्चन पता है आपको? आरएएस राजस्थान में, आरएएस का जो एग्जाम था ना, उसमें राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे इतना डीप में क्यों पढ़ा रही है, पढ़ाना पड़ेगा ना बच्चा। अब बात करते हैं ग्लोबिन क्या होता है। ग्लोबिन हमारे खून में पाए जाने वाली एक प्रोटीन है। ये क्या है? ये एक प्रोटीन है बच्चा। ओके, चलो बात समझ में आ गई। तो खून को लाल रंग देने वाला पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। अब मैम, ये हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? आपने सुना है, आप कभी खून डोनेट करने गए हैं तो आपको डॉक्टर बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे में तो ब्लड की यूनिट पहले ही कम आ रही है, तुम में तो 12 है, तुम्हें तो खुद को खून की जरूरत है। तो वो यूनिट किसकी देखते हैं डॉक्टर? वो हीमोग्लोबिन की देखते हैं।
आयरन भी कम होगा। जब हम हीमोग्लोबिन HB ऐसे लिखा जाता है बच्चा हीमोग्लोबिन को, ठीक है, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में आप जब रिपोर्ट्स पढ़ते हो तो उसमें भी HB आता है। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए मेल यानी कि लड़कों के अंदर, जिस लड़के की उम्र 18 साल है, अडल्ट मेल है, उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन का यूनिट आना चाहिए? तो बच्चा लड़कों में आना चाहिए 14 to 16 ग्राम पर 100 ml 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि आपका जो 100 मिलीलीटर ब्लड है उसमें 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन आना चाहिए। और यही हीमोग्लोबिन चेक करके डॉक्टर पता लगाता है कि भैया आप खून डोनेट करने के लायक है या नहीं। सुना होगा ना यार मेरे में तो हीमोग्लोबिन क्या लड़कों में मिनिमम ये इतना तो होना चाहिए। अब 13 भी है तो काम चल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि 13 आए तो किसी लड़के में खून की कमी होगी। लड़कों में खून की कमी का मतलब है आपका हीमोग्लोबिन का लेवल 12 से नीचे चला गया है, तब आपको खून की जरूरत है, ठीक है। अगर आप में 14, 15, 16 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 16 आ रहा है तो 1 यूनिट खून दे दो ना यार आप, ठीक है, किसी की जान बच जाएगी। दूसरा, अगर फीमेल्स की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, तो लड़कियों में 10 से 12 ग्राम पर 100 ml HB ऑफ ब्लड। आप जानते हैं लड़कियों में क्यों कम होता है, मैं कल रीजन बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी। अब बच्चा आपने देखा होगा जब भी कहीं पर ब्लड डोनेशन वाले कैंप लगे हुए होते हैं तो वहां पर अगर 50 लड़के हैं तो 4 या 5 लड़कियां मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि बच्चा लड़कियों में पहले से ही थोड़ा हीमोग्लोबिन कम होता है, और वो क्यों किसी को दे देंगी, है ना, वो क्यों दे देंगी आप खुद सोचिए ना। इसीलिए अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों खून डोनेट करने गए हैं तो डॉक्टर जनरली किसका खून लेता है, लड़के का लेता है। और लड़कों में बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाती है, लड़कियों में थोड़ी सी खून की रिकवरी करना टफ होती है, बिकॉज लड़कियों में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसमें 3 से 4 दिन उनका खून बाहर निकल जाता है बॉडी से। बात समझ में आ गई है बच्चा? ठीक है, हितेश बच्चा पूरी अपलोड हो चुकी, जाके देखो एक बार, अभी देखो आप। तो ये हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती है, और अगर किसी लड़की में 10 से कम हीमोग्लोबिन आ रहा है, 10 मतलब एकदम ये लेवल, और 11-12 आ रहा है, 12 आ रहा है तो मतलब बहुत अच्छा खून है आप में। और अगर 10 से कम आ रहा है, जैसे 9 आ गया, तो डॉक्टर बोलेगा भैया थोड़ा खाना पीना अच्छा करिए, आयरन कंपाउंड खून बनाने वाले चीजें अच्छे से खाइए करें। ओके बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात कि हमारे खून में लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन है। आयरन जब भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो लाल कलर का, इसीलिए आपका खून लाल कलर का हो गया है। और खून में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए ये बात मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना बच्चा, वो 2 टाइप से है। 2 टाइप से कैसे? मैंने कहा खून के 2 प्रकार है, खून एक ही है लेकिन उसमें 2 गैसें मिक्स हुई हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है बच्चा। मैंने कहा कि हमारे बॉडी में जो खून है उसमें 2 टाइप की गैसें घुली हुई है। कौन कौन सी? एक ऐसा खून है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, बाकी सब कम है, ठीक है। एक ऐसी है जिसके अंदर CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल उस खून में कम है और CO2 ज्यादा है। इधर लिख दो CO2 कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, मैं बहुत ही अच्छी बातें पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं काहे को इतना परेशान हो रहे हो, कोई डाउट है तो लास्ट में 5 मिनट में पूछ लेना प्लीज बच्चा ना। पढ़ाते समय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं फ्लो तोड़ के आपके कमेंट्स की रिप्लाई करूं, आपको भी शायद पसंद नहीं आएगी ये चीज, है ना। तो सुनो, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, CO2 कम है, इस खून को हम क्या कहते हैं? इस खून को हम नाम देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा ऑक्सीजन युक्त रुधिर। इस खून को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर, और कभी कभी हम इसको प्योर ब्लड भी कह देते हैं। तो अगर कोई आपसे बोले ना कि प्योर ब्लड का मतलब क्या है, तो आप समझ जाना ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, अदर गैसेस कम है, CO2 वगैरह कम है। और आप खुद जानते हैं ये बात, मैंने बहुत अच्छे से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई है कि हमें कौन सी गैस चाहिए, हमें ऑक्सीजन तो चाहिए, है ना। दूसरा, ऐसा खून जिसके अंदर CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हिंदी में कार्बन
मतलब होता है अशुद्ध रक्त। अब इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि ये खून खराब है भैया इसे निकाल दो बाहर, नहीं, कोई बात नहीं है। हमारे फेफड़ों का काम ही एक है 24 घंटे खून में से CO2 बाहर करना, ऑक्सीजन अंदर करना, CO2 बाहर करना, ऑक्सीजन अंदर करना। तो हमें भगवान ने फेफड़े दिए, जब तक आपके फेफड़े सही है तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बॉडी में ये वाला खून, इससे CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर होती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपके भगवान की दया से फेफड़े खराब हो जाएंगे ना, उस दिन आपको सोचने की जरूरत है। तो दो टाइप से खून हो गया आपके बॉडी में, राइट। अब बच्चों जो प्योर ब्लड होता है वो लाल कलर का दिखता है, वो कलर में कैसा, वो लाल रंग का होता है। लेकिन बच्चों जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, वो किस कलर का, वो आपको ब्लू यानी कि नीले रंग का दिखेगा। और अगर बहुत ज्यादा CO2 हो गया उसके अंदर, ऑक्सीजन ना के बराबर हो गया है, CO2 बहुत ज्यादा हो गया है, तो काला भी पड़ सकता है वो। इसीलिए आपने कभी डेड बॉडी देखी है, भगवान ना करे आपको देखनी पड़े, लेकिन सच्चाई है, डेड बॉडी अगर आपने किसी का मृत शरीर देखा है तो इंसान का शरीर मरने के बाद नीला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि उसके फेफड़े वेफड़े सब काम से, और जब फेफड़े वेफड़े काम से गया तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी और CO2 ज्यादा, इसीलिए डेड बॉडी नीली पड़ जाती है। और अगर बहुत दिनों तक डेड बॉडी को रख लिया तो वो काली पड़ के सड़ जाएगी, काली पड़ के सड़ जाएगी। तो दो टाइप से क्या आपका, दो टाइप से आपका खून होता है। एक ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, एक ऐसा खून जिसके अंदर CO2 ज्यादा है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्योर ब्लड लाल दिखता है, ये नीला दिखता है। आगे हम बात करेंगे कि मैम नीला तो कभी निकलता ही नहीं है खून, जब बाहर निकलता है तो क्या निकलता है, लाल ही निकलते हैं। सबको समझ में आएंगी ये चीजें। अब जरा बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया खून क्या होता है, कितना होना चाहिए, ब्लड का पीएच वैल्यू कल बता चुकी थी। टोटल बॉडी का जो वजन है उसका 7 से 8% होना चाहिए। वैसे अगर एग्जाम में आ जाए तो 7 ऑप्शन को आप करेक्ट करना, 7 से 8 रेंज आए तो उस ऑप्शन को ठीक कर देना। अब बात ये आती है कि हम खून के अंदर क्या होता है। ये सब बातें तो हमने पढ़ ली कि खून क्या होता है, कहाँ बनता है, ये सारी बातें पढ़ ली हैं। अब 2 पॉइंट नोट डाल के लिखना। अब नोट का मतलब 1000 का नोट नहीं है, ठीक है। नोट का मतलब है जो अक्सर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने कभी, मैंने कहा था ना कॉकरोच से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आपने कभी कॉकरोच को मारा होगा, वैसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। कॉकरोच जिसको हिंदी में हम तिलचट्टा कहते हैं, लड़कियों का बहुत ही बड़ा दोस्त है ना। कॉकरोच को अगर आप मारोगे तो कॉकरोच का खून जो आपको दिखेगा ना, वो व्हाइट कलर का दिखेगा बच्चा, सफेद कलर का दिखेगा। जैसे हमारा खून किस कलर का दिखेगा, लाल कलर का, और कॉकरोच का वैसे सफेद रंग का है। क्यों है, क्योंकि जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन था ना, इसमें हीमोलिम्फ होता है बच्चे। इसमें क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है, और इसी लिम्फ की वजह से आपके कॉकरोच का जो खून होता है वो सफेद रंग का होता है। एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा ये चीज। अगर एग्जाम में आ जाए, कल हमने पढ़ा था कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और आज हमने पढ़ लिया कि कॉकरोच का जो खून होता है वो किस कलर का, सफेद। और क्यों, आप बता दोगे कि हीमोलिम्फ की वजह से। एक दूसरा होता है बच्चा ऑक्टोपस जानवर। ऑक्टोपस को बोलते हैं भूतिया मछली। भूतिया मछली, मछली नहीं होती है, मछली जैसा दिखता है, पानी में रहता है। 8 भुजाएं होती है इसकी, 8 हाथ या पांव मान लो उनको, वो होती है। और ये जो ऑक्टोपस होता है, इसको जब आप मारोगे तो बच्चा इसका खून निकलेगा ब्लू कलर का। क्या निकलेगा, ब्लू कलर का। ब्लू मतलब नीले रंग का। अब बात ये आती है कि मैम इसका नीला क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन था तो इसमें होता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन पिगमेंट, और इसकी वजह से कॉकरोच के खून का नीला रंग आ जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो साइनिन है ना, इसमें कोबाल्ट मेटल होती है। जैसे हम लोगों में कौन सा कंपाउंड था, आयरन, यहाँ पे कोबाल्ट। तो यही मिलकर ऑक्टोपस के खून को नीला रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, नीला रंग प्रदान करते हैं। तो एग्जाम में आ जाए कि जो ऑक्टोपस है उसका खून कैसा, नीला, किसकी वजह से, या तो आपका ऑप्शन में ये मिलेगा या आपका ऑप्शन में ये मिलेगा। ओके बच्चा, अब बात करते हैं कि मैम खून के अंदर होता क्या
हवा लिए, इम्प्योर को अशुद्ध बोलते हैं। तो बच्चा ये बात तो कोई हिंदी में पूछने वाला नहीं हुआ। ठीक है, मैं सारी बातें, आप यकीन मानो जो आपके मन में डाउट आ रहे हैं ना, बहुत छोटे डाउट आ रहे हैं, मैं ये सारे आपके क्लासेस के साथ साथ कवर करती जाऊंगी, एक भी डाउट नहीं बचेगा। आप शायद मेरे से पहले तो दिखने में लाल दिखता है, आपको तो लगता है कि बस खून में कुछ नहीं है, लाल कलर है। अच्छा, खून में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें पता लगेंगी आपको, कभी सोची नहीं होगी आपने। ब्लड की जब बात करते हैं तो ब्लड में दो चीजें रहती हैं। क्या क्या? एक रहता है ब्लड का लिक्विड पार्ट, ब्लड का लिक्विड पार्ट, तरल पदार्थ। और आप जानते हैं कि अगर मैंने खून को फर्श पे डाल दिया तो खून बह के ऐसे यहां से यहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड लिक्विड स्टेट में होता है, राइट। दूसरा होता है ब्लड का सॉलिड पार्ट। सॉलिड का मतलब हो गया ठोस भाग। और ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है उनको हम सेल्स के नाम से जानते हैं, उनको हम कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो ब्लड के अंदर होती हैं उनको ब्लड सेल्स कह दोगे आप, खून वाली कोशिकाएं कह दोगे आप, है ना। और जब ब्लड के लिक्विड पार्ट की बात करते हैं तो खून के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा नाम मैम हमने बहुत सुना है। कब सुना? जब आपका कोरोना बहुत ज्यादा लोगों को मार रहा था, उस समय आपने प्लाज्मा नाम बहुत बार सुना। बहुत सारे लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा जिंदगी में, है ना। लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे क्या होता है प्लाज्मा। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछ ले ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट को ब्लड सेल्स कहते हैं। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, वो कितने परसेंट में होता है? 55% में होता है। और ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो 45% में होती है। अब जरा मुझे ये बता दो, ज्यादा कौन सा है? ये तो ब्लड कौन सी स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। यानी कि आपका जो खून तरल अवस्था में होता है वो किसकी वजह से? वो प्लाज्मा की ही वजह से होता है। जरा बात कर लेते हैं कि ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं। तो हमारे खून में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? जरा नाम सुनिएगा। नंबर 1 पे आती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, रेड ब्लड सेल्स। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा लाल रक्त कोशिकाएं। नाम से ही क्लियर है, जो लाल है भाई कलर में दिखने में, उनको लाल रक्त कोशिका कह देंगे हम। कोई इतना टफ तो है नहीं याद करना। दूसरा जो होता है बच्चा उसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, या आप लिख देना सफेद रक्त कोशिकाएं। और जो तीसरी होती हैं उनको कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरी को क्या कहते हैं हम? ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। हिंदी में लिखना रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। यानी कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं हमारे खून में 3 टाइप की सेल्स हैं। यस, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे खून में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछ ले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कौन सा पार्ट होता है खून का? सॉलिड पार्ट। और तीनों मिला के कितने परसेंट में? 45% में। अब जरा एक बात और सुन लो, इन तीनों में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है। और आर का मतलब रेड, इसीलिए तो आपका खून भी किस कलर का हो गया? लाल रंग का हो गया। इन तीनों में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है। अभी थोड़ी देर के बाद इनकी क्वांटिटी वगैरह सब बातें करेंगे। इसका मतलब मैम हमारे खून में 4 चीजें हैं। यस, नंबर 1 पे प्लाज्मा, नंबर 2 पे आरबीसी, नंबर 3 पे डब्ल्यूबीसी एंड नंबर 4 पे प्लेटलेट्स। और ये चारों चीजें मिलके ही क्या बना रही हैं? आपका खून बना रही है। और जो कितना होता है? जो ऑन एन एवरेज मैम 5 से 6 लीटर होता है। अब हमें ये चारों पढ़नी है एक एक करके। तो जरा नंबर 1 पे हेडिंग डालो प्लाज्मा, या मैं लिख दूं ब्लड प्लाज्मा। बात तो एक ही है ना, क्योंकि ब्लड के अंदर ही तो प्लाज्मा होता है, और कहीं आपके आंसू में थोड़ी ना होता है प्लाज्मा। तो आप प्लाज्मा लिखो या ब्लड प्लाज्मा लिखो, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट लिख देना, प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। यानी कि ये खून का कैसा भाग है? ये तरल भाग है। इसी की वजह से हमारा खून में लिक्विडिटी होती है, इसी की वजह से आपका खून तरल अवस्था में पाया जाता है। कितना परसेंट होता है? ये यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन
कंपोजिशन प्लाज्मा 55% में। अब कोई नहीं पूछता है, पुराना जमाना गया, एसएससी भी पूछता था पहले ऐसे, अब नहीं पूछता एसएससी, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, प्लाज्मा दिखने में कैसा होता है, येलो कलर का, या हम लिखते हैं पेल येलो। पेल येलो का मतलब होता है हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग। लाइट येलो भी लिखा हुआ मिलता है कभी कभी, पेल येलो या येलो, ठीक है, या येलोइश कलर, इनमें से कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अब बच्चा थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बोली, जब भी कोई कलर की बात हो हमारे बॉडी में, कहीं पर भी बात कर लो, कलर कौन देते हैं, पिगमेंट्स देते हैं, वर्णक देते हैं। जैसे खून को लाल रंग हीमोग्लोबिन देता है, आपकी स्किन का जो कलर है ना, ये मेलानिन पिगमेंट देता है, समझ रहे हो आप। यही मेलानिन ज्यादा हो जाता है तो आपके बाल काले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं तो आपके बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक है बच्चा। तो हमारे प्लाज्मा में जब येलो कलर आया, तो ये येलो कलर किस पिगमेंट की वजह से आया, तो इस येलो कलर के पीछे एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है बिलीरूबिन पिगमेंट। अब आप होशियार बच्चे हो, आप लोग बताओ मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको बिलीरूबिन, आप लोग बताओगे, अब मैं नहीं बताऊंगी भैया, मैंने पढ़ाया है बिलीरूबिन पिगमेंट, मैम ने कहाँ पढ़ाया था, हाँ जी पढ़ाया था मैंने बिलीरूबिन, कौन बनाता है बिलीरूबिन को। अरे जब मैंने आपको लीवर पढ़ाया था तो मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया था कि लीवर दो कलर के पिगमेंट बनाता है, एक बिलीरूबिन, एक बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन बाइल जूस को ग्रीन हरा रंग दे रहा था, और बिलीरूबिन प्लाज्मा को पीला रंग देता है। चलो थोड़ी सी बात और जानो, जब ये बिलीरूबिन ज्यादा हो जाए ना, आपके आंखों में, नाखून में आके जमेगा, आपकी स्किन को पीला कर देगा, और इसी को आप कहते हो मुझे जॉइंडिस हो गया, मुझे पीलिया हो गया। सुना है ना, पीलिया में कौन सा ऑर्गन खराब होता है, लीवर। लीवर इतना ज्यादा बिलीरूबिन बना देगा, देखो हीरामनी कह रहे पेट में बनता है, कैसे काम चलेगा हीरामनी, हीरामनी नाक कटवा दी आपने मेरी। कोई आपसे पूछे ना कि बिलीरूबिन कौन बनाता है और आप बोलोगे पेट में, तो आपसे सामने वाला बोलेगा किस टीचर से पढ़े हो, फिर आप कहोगे हम तो एक मैडम से पढ़े हैं, फिर मुझे सामने वाला गाली देगा कि मैडम ने गलत पढ़ाया आपको। मैडम तो सही पढ़ाया था, आपने सही से नहीं पढ़ा, मैंने कहा था लीवर बनाता है। अरे ऐसे याद कर लो, पीलिया में कौन सा ऑर्गन खराब होता है, लीवर। जब पीलिया होता है ना तो आपका लीवर बिगड़ जाता है, बिगड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना शादी में फूफा बिगड़ गया, यानी फूफा नाराज हो गया, फूफा को गुस्सा आ गया, ऐसे लीवर को गुस्सा आ गया, इतना बिलीरूबिन बना देगा कि बिलीरूबिन ही बिलीरूबिन हो जाएगा, और यही बिलीरूबिन आपके नाखूनों में, आपकी आंखों में जाके जम जाएगा, और फिर आप बोलोगे मुझे पीलिया हो गया, ठीक है बच्चा। तो मैंने कहा प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा का पीला रंग किसकी वजह से है। अब जरा बात करते हैं मैम प्लाज्मा में क्या होता है। ब्लड में प्लाज्मा है, लेकिन प्लाज्मा में तो कोई चीज होगी ना, किसकी बनी हुई होगी, प्लाज्मा भी तो जरा बात करते हैं बच्चा कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा लिखना, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के घटक, यानी कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है वाटर, पानी, कितना परसेंट आप बताओगे, 92%, कभी कभी 90 से 92% भी रेंज में दिखा लिया होता है, वो भी सही है। अब आपको पानी का एक काम पता लग गया, मैं आपको जब तक पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगी ना, तब तक आपको पानी के मिनिमम 20 से 25 काम याद करवा दूंगी, है ना। डाइजेशन में हेल्प करता था, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था हमने, लार बना रहा था पानी, है ना, पानी डिहाइड्रेशन से बचाता है, पानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पानी पेशाब बनाने का, यूरिन बनाने का काम करता है, ऐसे सुन लो, पानी प्लाज्मा बनाने का काम करता है, समझ में आ गया। प्लाज्मा में 92% वाटर है। इसके बाद प्लाज्मा में 1% में मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज तत्व, खनिज तत्व, जैसे आपने सुना होगा हमारे बॉडी में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब मिनरल्स होते हैं। और प्लाज्मा में कौन कौन से, जैसे सोडियम पाया जाता है, जैसे पोटेशियम पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और बच्चा इसी मिनरल्स के साथ 1% मिनरल्स प्लस, आप यहाँ पे लिख लेना ग्लूकोज, मिनरल्स प्लस ग्लूकोज, ये
कितने परसेंट में? ओनली 1%। कितना हो गया? 93% ना। अब बाकी के 7% में बचे प्रोटीन। इसको स्टार करो। स्टार का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से कि प्लाज्मा के अंदर जो, अब जानते हैं ये बात तो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, कोई नई बात नहीं है ना, ये बात आप सब जानते हैं। अब सुनो बच्चा, बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारा बॉडी बनाता है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बाहर से खाते हैं। जैसे आपने सुना होगा मशरूम खाते हैं, दाल खाते हैं, ऐसे ही आप प्रोटीन के लिए और क्या खाते हैं? दूध पीते हैं। दूध में मैंने पढ़ाई भी था कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन होता है। तो बच्चा बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो डाइट में खाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारा बॉडी खुद बनाता है। तो हम यहाँ पे जो प्रोटीन की बात कर रहे हैं वो शरीर खुद बनाता है आपका, आप बाहर से नहीं खाते हैं। ठीक है, जरा बात तो सुनो मेरी कि हाँ आज हम बताएंगे हमारी किताब कहाँ से लोगे, डोंट वरी, बताएंगे आज लास्ट में, क्लास के लास्ट में बताएंगे। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जरा लिख लीजिए। मैं अलग कलर के पेन से बना रही हूँ क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है। पहला प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन, हिंदी में सेम नाम है बच्चा एल्ब्यूमिन। ओके, दूसरा प्रोटीन लिखो, नंबर 2 पे लिखो ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, सेम नाम हिंदी में है बच्चा ग्लोब्यूलिन। थोड़ी देर पहले हमने ग्लोबिन पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं होना, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और तीसरा प्रोटीन आप लिखोगे फिब्रिनोजन। कभी कभी कुछ लोग फाइब्रिनोजन से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे भी आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आए भैया वो लिख लो, फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट आप लिखोगे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और ये ना आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, 2-3 बार आएंगे अभी ये प्रोटीन, पता है आपको, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ये 2-3 बार आने वाले हैं। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, और कभी कभी ना थ्रोम्बिन भी लिखा हुआ आता है, लेकिन थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन का ही एक्टिव फॉर्म होता है, लेकिन लिख लो आप, थ्रोम्बिन है ये। ठीक है, थ्रोम्बिन। ओके बच्चों, समझ में आ गई। ये टोटल प्रोटीन कितने परसेंट में होते हैं? ये टोटल प्रोटीन 7% में। इसका मतलब जो 100% प्लाज्मा है उसमें से 92% पानी है, 1% में ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं, और बच्चा बाकी के 7% में प्रोटीन रहते हैं। अब बात करेंगे ये प्रोटीन है तो कुछ ना कुछ तो इनके काम होंगे। ठीक है, पानी के अपने काम है अलग, जो मुझे पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे ही आपको याद करवा दूंगी। सोडियम का अलग काम होता है, सोडियम आपके बीपी वगैरह को भी रेगुलेट करता है, सोडियम इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, जब ब्रेन पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। पोटेशियम भी बीपी को रेगुलेट करता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स का अपना काम होता है ना। जब बात करते हैं इन प्रोटीन का क्या काम होता है, ये बहुत जरूरी है। एल्ब्यूमिन के आगे लिखना, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अंदर आयन और मिनरल बैलेंसिंग का काम करता है। आयन प्लस मिनरल बैलेंसिंग का काम करता है। आयन का मतलब हिंदी में आयन ही होगा, मिनरल्स का मतलब खनिज तत्व है। ये प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर आयन और खनिज तत्वों की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है, और इसी को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसी को हम परासरण यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो बच्चा एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपके बॉडी में आयन वगैरह बैलेंसिंग का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, फिर से आ जाएगा। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का काम करता है। ये क्या बनाता है? ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। एंटीबॉडीज बनाने का काम, हिंदी में एंटीबॉडी लिख लो या प्रतिरक्षी लिख लो, वैसे प्रतिरक्षी नहीं आता है, एंटीबॉडी ही लिखा हुआ आता है। ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं मैम ये एंटीबॉडीज क्या होती है। थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, उस चीज को भूल जाओ, यहाँ जरा मेरे साथ समझने की कोशिश करना। आपने सुना है कि जब कोरोना बहुत ज्यादा फैला था उस समय दिल्ली में पहला प्लाज्मा
प्लाज्मा बैंक बनाया गया। ब्लड बैंक आपने सुने, आज तक हर हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक होता है जहां पे जाके आप खून को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब ब्लड ग्रुप एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको खून की कमी होगी तो आपको मिल भी सकता है अगर आपके अच्छे काम किए हुए होंगे, है ना, और आप वहां पे जाके खून डोनेट भी कर सकते हो। ठीक ऐसे ही दिल्ली में प्लाज्मा बैंक भी बनाया गया था। आपने अगर पढ़ा उसमें न्यूज में तो बहुत आया था। और आपने सुना होगा हर इंसान अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह क्या लगा रहा था, नीड ए प्लाज्मा डोनर, नीड ए प्लाज्मा डोनर, है ना। ऐसा क्या होता है इस प्लाज्मा में कि उस समय कोरोना से बचने के लिए लोग प्लाज्मा को ढूंढ रहे थे। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, मान लो मेरे बॉडी में कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट आपको आपको भी आगे पढ़ाना है किसी ना किसी को, ठीक है। नहीं पढ़ाना है तो आप अपने घर में, देखो कोरोना आया था तो इतनी सारी नॉलेज आपके पास नहीं थी, लेकिन अब क्या पता किस दिन और कौन सी बीमारी आ जाए, तो नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। बच्चा मान लो मेरे बॉडी में कोरोना वायरस आया आया मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने का मतलब है मेरा बीमारियों से लड़ने वाला प्रतिरक्षी तंत्र बहुत मजबूत है। यानी कि मेरे बॉडी में जैसे ही कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस को पहचान गया मेरा इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम ने ऑर्डर दे दिए कि भैया इस कोरोना वायरस नाम की बाहर से कोई वायरस आया है और उसके खिलाफ हथियार बना लो अपने। और उन्हीं हथियार को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज वो पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर से आए हुए किसी भी इंफेक्शन को मार गिराते हैं। इन्फेक्शन का मतलब है जो आपको बीमारी करने आया है। कोरोना एक वायरस है, वो बीमारी करने आया होगा, और कोई मेरे लिए गिफ्ट तो लेके नहीं आया होगा ना। तो बच्चा मेरे बॉडी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई, और उन एंटीबॉडीज ने कोरोना से फाइट की और कोरोना को मार दिया, और मेरे को कोरोना कुछ नहीं कर पाया, मैं ठीक हो गई। ठीक होगी, यानी कि मेरे बॉडी में बहुत अच्छे से एंटीबॉडीज बन गई। अब बच्चा मेरे घर में मेरी दादी है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, किसी भी तरीके से उनके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन पाई। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप मेरी दादी के ब्लड ग्रुप से मैच कर पा रहा होगा, अगर मैं अपना खून दादी को चढ़ा सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे दादी की जान बचानी है तो मैं कहूंगी दादी आप मेरी एंटीबॉडीज ले लो, और ये एंटीबॉडीज किसमें है, प्लाज्मा में है, यानी कि मेरा प्लाज्मा मैं दादी को दूं। इसीलिए लोग स्टेटस लगा रहे थे नीड ए प्लाज्मा डोनर। प्लाज्मा हर कोई दे सकता था, लेकिन किसका प्लाज्मा चाहिए था, ऐसे इंसान का जो कोरोना से रिकवर कर गया है, जिसके बॉडी में कोरोना, जिसको कोरोना हुआ और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया कोरोना, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, उसका प्लाज्मा चाहिए था। तो बच्चा इस तरीके से मैं अपना प्लाज्मा दे सकती हूँ। अब मैम प्लाज्मा तो खून में मिक्स होता है, बच्चा खून ही जाता है, फिर एक मशीन होती है, वो मशीन क्या करती है, खून में से प्लाज्मा को अलग करती है। प्लाज्मा उधर चला गया, जितना प्लाज्मा आपको देना है, खून आपके बॉडी में वापस आ जाता है। एक मशीन होती है, प्लाज्मा फिल्ट्रेशन मशीन बोलते हैं उसको। और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी बचाई थी। मैंने भी किसी को प्लाज्मा डोनेट किया था कोरोना के समय, उनकी भी जान बची थी, राइट। तो बच्चा इसीलिए लोग बोल रहे थे प्लाज्मा डोनर चाहिए, और प्लाज्मा का एक बैंक भी बनाया गया था दिल्ली के अंदर। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना के समय प्लाज्मा क्या काम कर रहा था। यही एंटीबॉडीज कोरोना वायरस को मार गिरा रही थी, इसीलिए हम प्लाज्मा के डोनर ढूंढ रहे थे, राइट। अब जो बाकी के 3 प्रोटीन है ना, कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, इनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग। इनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग करवाना, और ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। अब मैम ये ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, आपको चोट लगती है मैम, खून निकलता है, थोड़ी देर के बाद खून निकलना बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर आपके बॉडी में केमिकल प्रोसेस हो जाता है जिसको आप ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी ब्लड क्लोटिंग होती कैसे है, लेकिन कल नहीं, परसों, परसों की क्लास नहीं, नर्सों की क्लास में आ जाएगा। ये आपको वापस से आएंगे, ये आपको याद रखने हैं। ब्लड अभी इतना याद कर लो, ब्लड क्लोटिंग होता क्या है, तो आपको याद करना है, जब भी कभी आपको चोट लगती है तो आपका खून निकलता है, और खून के बहाव को बंद करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसको ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, उसको रक्त का थक्का जमना कहते हैं। तो बच्चा प्लाज्मा बहुत जरूरी है। प्लाज्मा ने कितने सारे काम किए हैं, जरा नीचे लिख लो, प्लाज्मा के फंक्शन लिखो, प्लाज्मा क्या क्या काम करता है।
पहला काम लिख दोगे प्लाज्मा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर आयन और खनिज तत्वों की मात्रा पर संतुलन बना के रखने का काम करता है। मैं एक लाइन में बोलूं तो हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। आपको याद है ना, कल मैंने पढ़ाया था ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, और मैंने कहा था इससे ना कम उससे ना ज्यादा। अगर ब्लड में H प्लस आयन ज्यादा हो गए तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, पीएच वैल्यू कम हो जाएगा। तो इन्हीं आयंस को बैलेंस कौन करता है, ये एल्ब्यूमिन। इसी प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो बच्चा आप लिख दो किसके पीएच को, ब्लड के पीएच को। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कि खून के पीएच के मान को बैलेंस करने का, मेंटेन रखने का काम किसका होता है, प्लाज्मा का। हमारे बॉडी में भी आयन बैलेंसिंग का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। नेक्स्ट लिख लो, प्लाज्मा का तीसरा काम क्या हो गया, एंटीबॉडीज बनाना, प्रतिरक्षी बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाना तीसरा काम। फोर्थ काम लिखो, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। बॉडी टेम्परेचर यानी कि हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन का मतलब हो गया बच्चा संतुलित करके रखता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है कितना होना चाहिए। नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, रक्त का थक्का जमाता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। ये आपके चार मेन से काम हो गए किसके, प्लाज्मा के। लिख लीजिए, अगर इन चारों में से पूछ ले ये किसके काम है, भाई खून के तो है, खून में तो प्लाज्मा होता है ना, लेकिन खून में कौन करता है, तब आप बताओगे प्लाज्मा के काम। तो मैंने कहा हमारे खून में 55% में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा लिक्विड स्टेट में होता है, इसी की वजह से आपका खून लिक्विड स्टेट में होता है। और बच्चा उसके बाद आपको याद रखना है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। प्लाज्मा, अब पूछो आपसे प्लाज्मा कहाँ बनता है, आपके पास जवाब है बच्चा, खून कहाँ बनता है, प्लाज्मा कहाँ होता है, खून में खून कहाँ बनता है, आपको पता है कहाँ बनता है, मैं बार बार थोड़ी ना बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया कि प्लाज्मा के अंदर क्या होना चाहिए। प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है 92%, आपका पानी होता है, बाकी में मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये तीन मेन होते हैं, और याद रख लेना। और ये प्रोटीन है, और इन प्रोटीन का अपना एक अलग अलग काम है जो मैंने आपको काम लिखवा दिए हैं। और ये प्लाज्मा के 5 काम हैं, जिसमें से सबसे फेमस काम में एक ये आता है, और कहा है पीएच, ये रहा, ब्लड के पीएच को कौन मेंटेन करता है। कुछ लोग का दिमाग, सारे काम दिमाग से करवा लोगे क्या, प्लाज्मा करता है, प्लाज्मा करता है। इसी के साथ आपका प्लाज्मा वाला पार्ट खत्म होता है, लेकिन ये चीज फिर से आएगी, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, आप नोट डालकर एक पॉइंट लिखो मेरे साथ। लिखो, नोट में क्या लिखोगे, नोट का मतलब बच्चा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है। लिखो फिब्रिनोजन, जिसको आप फाइब्रिनोजन हिंदी में लिखते हो। फिब्रिनोजन is the main protein for blood clotting. Fibrinogen protein is the main protein for blood clotting. हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है। क्या लिखेगा हिंदी मीडियम वाला बच्चा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है, मुख्य प्रोटीन है। समझ में आया, हिंदी में लिख दिया, बोल दिया है बच्चा, 2 बार बोल दिया, लिख लेना। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है। आगे समझ में बात, ठीक है। चलो आप सुनो, 2 पॉइंट और समझा रही हूँ आपको, सुनिएगा, 2 इक्वेशन बता रही हूँ। ठीक है, जब आप खून में से आरबीसी को माइनस कर दो, जितना भी पार्ट बचता है उसी को आप प्लाज्मा कहते हैं। जब आप खून में से आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स को माइनस कर दो तो प्लाज्मा बचता है। अब जरा ध्यान से सुनना,
ब्लड में से आरबीसी को माइनस करा, लाल रंग वाली को माइनस कर दिया, जितना भी पार्ट बचा है उसी को प्लाज्मा कहते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मुझे एक बात का जवाब दो कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती है। 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती है ना, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बच्चा मैंने कहा उनमें से आरबीसी हटा दिया, हटा दिया, ठीक है, तो बचा क्या? डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। इसका मतलब मैम प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है, लेकिन प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होता है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा सुनना, जब आप प्लाज्मा में से क्या हटा दो? फिब्रिनोजन हटा दो, फिब्रिनोजन, तो बचा हुआ पार्ट सीरम कहलाता है। सुना ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, जिसने क्या बनाया था? आपका वैक्सीन बनाया था, कोविशील्ड बनाया था ना शायद। समझ में आए दो कॉन्सेप्ट? कोई बात नहीं, ये नहीं आए हैं, मैं कल की क्लास में वापस रिपीट करूंगी। आज लिख के छोड़ दो, आज लिख के छोड़ दो। नहीं समझ में आया है, कल बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? सुना तो होगा, सीरम होता है हमारे खून में, है ना? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर, ठीक है बच्चा? सीरम इंस्टीट्यूट लगभग सारे एक जैसे ही, उनका काम होता है वैक्सीनेशन वगैरह बनाने का। ओके बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? आज हमने क्या पढ़ा? ब्लड के बारे में, ब्लड में प्लाज्मा कंप्लीट कर लिया। कल हम पढ़ेंगे आरबीसी, आरबीसी कंप्लीट कर पाएंगे, बड़ा है कल। फिर एक क्लास में डब्ल्यू आरबीसी कंप्लीट हो कल हो जाएगा, फिर डब्ल्यूबीसी के 2 क्लास लगेंगी, 1 क्लास प्लेटलेट्स की। आज की क्लास खत्म। अब बात करो जरा मेरे से। देखो, एक तो सबसे ज्यादा आपका डाउट ये था कि मैम आपकी किताब कौन कौन सी है। बहुत ध्यान से सुन लेना, मेरी 2 किताबें हैं, दोनों आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। एक मेरी बुक है डीएनए ऑफ साइंस बाय काजल मैम। नाम क्या है मैं फिर से बता दे रही हूँ, डीएनए ऑफ साइंस। ये ऐसी किताब है जिसमें कंप्लीट साइंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? साइंस के क्वेश्चंस है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, इकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, 5 सब्जेक्ट है। इतनी मोटी है, आपको मिल जाएगी अमेजन फ्लिपकार्ट पे। आप सर्च करना डीएनए ऑफ साइंस बाय काजल मैम। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम पे मैं काम ही नहीं कर पाई, लेकिन लाऊंगी, जल्दी लाऊंगी। अब 2024 में ही आ पाएगी हिंदी मीडियम, लेकिन आएगी पक्का, ठीक है? अगर आपको ये लेनी है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश वाले बच्चों, अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम वगैरह पे। इंस्टाग्राम पे मेरी ये आईडी है काजल सिहाग। अब जब वहां फॉलो करोगे ना, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उससे मांग लेना मुझसे लिंक, अगर आपको खरीदनी हो तो, ठीक है? दूसरी, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे सिर्फ बायोलॉजी में लेना चाहते हैं, तो मेरा बायोलॉजी वॉल्यूम 1 बुक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, सिर्फ इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन और ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में, या बहुत बढ़िया से चैप्टर वाइज में आप अच्छे से लगा लोगे। इसको सर्च कर लेना आप, बायोलॉजी वॉल्यूम 1 बाय काजल मैम, ठीक है? बायोलॉजी वॉल्यूम 1। बाकी आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते ही होंगे, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और आप चलो एक काम करो, आप एक नंबर नोट कर लो, उस नंबर पे फोन मत करना प्लीज ना, फोन करके परेशान मत करना। कोई भी डाउट भी हो किसी भी टाइप का, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है उसको, ठीक है ना? सिर्फ व्हाट्सएप करना है। ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, कॉलिंग कॉलिंग मत करना बच्चों, मैं फोन नहीं उठाती हूँ। ये लो 72525। कुछ डाउट भी हो तो डाउट लिख देना, लेकिन ये मत उम्मीद करना कि मैं आधे घंटे में रिप्लाई कर दूंगी। मैं आपका रिप्लाई करूंगी सैटरडे संडे में, क्योंकि मेरे पास तभी टाइम मिलता है, बाकी दिन मेरे को टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे लिंक मांग लेना, मैं दे दूंगी आपको, ओके? ये नंबर नोट कर लेना और व्हाट्सएप पे करना सिर्फ मैसेज, बाकी मत करना, ठीक है बच्चों? फोन वोन मत करना, फोन नहीं उठाने का टाइम नहीं होता। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, सब कुछ मैं बता दूँ, ठीक है? चलो, अब रवि सिहाग को जानती हूँ मैं, बहुत बढ़िया। रवि सिहाग हिंदी मीडियम से यूपीएससी टॉपर थी, मैं बिल्कुल जानती हूँ, है ना? हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं। लेकिन आपने सुना होगा, जब कामयाब हो जाता है कोई इंसान तो रिश्तेदारी बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत नजदीकी से बनाने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे मिली हुई भी हूँ, है ना? मैं उनसे मिली हुई भी हूँ। कभी मौका मिला तो शायद आप लोगों से भी मिलवाएंगे, है ना? अभी उनके पास टाइम नहीं है, थोड़ी कल उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई है अभी तो, ठीक है? कभी मौका मिला तो आपसे भी मिलवाएंगे, बिल्कुल मिलवाएंगे। चलो, ओके, बात खत्म। आप सारे डाउट होंगे तो मैं
यहाँ पे रिप्लाई करूंगी वीकेंड पे, बाकी दिन नहीं करूंगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना बढ़िया से ध्यान रखो, बढ़िया से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट हो, डाउट आना स्वाभाविक